गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, गत वीडियो में आपका पार्ट 1 खत्म हो चुका है। आज हम आपका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 2 है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। देखिए, सबसे पहले अपन को सामान्य जानकारी यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के बारे में अपन जुटाते हैं। सूक्ष्म जीव, देखिए, हम अपने आसपास वातावरण में, अपने आसपास, घर के आसपास अपन जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अपने आसपास अनेक प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को देखते हैं। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं। अब जो हमें जीव दिखाई दे रहे हैं वास्तव में उनका तो हम अवलोकन कर पाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ जीव जंतु और होते हैं, पेड़ पौधे और होते हैं जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों के द्वारा नहीं देख पाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कुछ जीव, बात करें जैसे कि अपन ने क्या, अपनी ब्रेड है, रोटी हैं, इनको यदि अपन काफ़ी लंबे समय तक, कई दिनों तक रखा रहने दें, उनका संरक्षण नहीं करें, तो कुछ दिनों पश्चात उनके ऊपर फफूंदी जम जाती है और उस फफूंदी में उत्पन्न जो जीव होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब ऐसे जीव जो हमें सामान्य आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, तो वो जीव फिर हम किसके द्वारा दिखाई देते हैं? वो जीव हमें आवर्धक लेंस के द्वारा दिखाई देते हैं। किस दिखाई देते हैं? आवर्धक लेंस के माध्यम से वो जीव हमें दिखाई देते हैं और ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं इस जीवों को? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब बात ये आती है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। परिभाषा की यहां तक बात करें तो सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो हमें अपनी सामान्य आंखों या नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लिखना नहीं है आज आपको, मैं समझा रहा हूं इस पाठ को आपके लिए। ऐसे जीव जो हमें अपनी सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन्हें आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जाता है। किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से इन्हें अपन देखते हैं। बात आती है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा यंत्र या फिर सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। एक बार दोबारा देख लें, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो हमें अपनी सामान्य आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। बात आती है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं। परिभाषा यहीं से बनेगी इसकी कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। अब बात ही आती है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनको मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है, डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। देखिए, सूक्ष्म जीव 4 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। चार वर्ग हैं इसके: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ,
और शैवाल। दोबारा देखें, सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग हैं, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल 4 वर्ग होते हैं। इनके अलावा एक और आता है जो आता है विषाणु, जिसे हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं। वायरस, ये विषाणु या वायरस जो होता है ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, परंतु ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। विषाणु या वायरस जो होती है इसकी संरचना भी सूक्ष्म होती है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है क्योंकि ये परपोषी में ही अपना वृद्धि करते हैं, परपोषी में ही गुणन की क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें अलग रखा गया है। इन्हें वायरस या विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। ध्यान रखें, विषाणु या वायरस को कक्षा 7 में पढ़ा होगा आपने कि विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब विषाणु या वायरस बाहर वातावरण में होते हैं उस समय ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं, अर्थात निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपने परपोषी में पहुंचते हैं, सजीव व्यक्ति में पहुंचते हैं, सजीव प्राणियों में पहुंचते हैं, तो ये अपनी वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं और सजीव की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। इसलिए विषाणु या वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये विषाणु जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि ये विषाणु हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि बात करें, सर्दी है, जुकाम है, विषाणु से सामान्य सर्दी जुकाम जो होती हैं, फ्लू है, फ्लू जिसे अपन कहते हैं इन्फ्लुएंजा, फ्लू है जिसे अपन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ये और बात बता दूं मैं आपको, जैसे कि पोलियो है, खसरा है, पोलियो है, खसरा है, ये भी विषाणु या वायरस के द्वारा होते हैं। ध्यान रखें, विषाणु जनित रोगों में आते हैं सामान्य सर्दी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा फ्लू है, पोलियो है, खसरा है, ये सभी वायरस जनित या विषाणु जनित रोग होते हैं। तो वायरस हमारे लिए हानिकारक होता है। ये हम मनुष्यों में ही नहीं, वायरस जंतुओं में भी और पेड़ पौधों में भी रोग उत्पन्न कर देता है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। पेड़ पौधों में लगे फल जो होते हैं उनके लिए भी हानिकारक होता है। तो ये बात हुई आपकी विषाणु की। विषाणु के बाद अपन पुनः आते हैं अपने 4 वर्गों पर। सूक्ष्म जीवों के जो 4 वर्ग थे, इन 4 वर्गों में जीवाणु और जो प्रोटोजोआ जो होते हैं ये भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। विषाणु के अलावा जो अन्य जो हैं जीवाणु और प्रोटोजोआ ये भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि अपन बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु के द्वारा टाइफाइड है, क्षय रोग है जिसको अपन टीबी भी कहते हैं, ये उत्पन्न हो जाते हैं। प्रोटोजोआ यहाँ तक बात करें तो अतिसार है जिसे अपन डायरिया कहते हैं, अतिसार है, और मलेरिया ये रोग प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। पेपर में आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि प्रोटोजोआ जनित एक रोग का नाम बताइए, 2 रोगों के नाम बताइए, तो आपको वहां पर इनके रोगों के नाम ध्यान रखने होते हैं। मैंने आपके लिए अभी बताया था विषाणु जनित रोगों के बारे में, सामान्य सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, पोलियो, खसरा विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा अतिसार और मलेरिया रोग हो जाते हैं। जीवाणु के द्वारा टाइफाइड और क्षय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। और पाठ आपका इसी के ऊपर है कि सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। मित्र कैसे होंगे कि जो हमारे लिए लाभ पहुंचाएंगे, शत्रु कैसे होंगे जो हमारे लिए हानि पहुंचाएंगे। तो ये तो बात हुई अपने सूक्ष्मजीवों के वर्गों के बारे में। अब आगे बात ये आती है पाठ में कि सूक्ष्मजीव रहते कहां पर हैं, सूक्ष्मजीव कहां रहते हैं। तो देखिए, सूक्ष्मजीव जो होते हैं एक कोशिक होते हैं। सूक्ष्मजीव कैसे होते हैं, एक कोशिक होते हैं। अब यहां पर शब्द आ गया एक कोशिक। अब अधिकांश बच्चे इस बात से भ्रमित होते हैं कि एक कोशिक क्या होता है, जो नहीं जानते हैं। तो मैं बता दूं आपके लिए एक कोशिक क्या होता है। 2 शब्द आते हैं, एक आता है एक कोशिक, एक आता है बहुकोशिक। अर्थात एक कोशिक ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, वो एक कोशिक जीव होते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है
वो कैसे कहलाते हैं, एक कोशिक कहलाते हैं। और अधिकांश जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिक होते हैं। दूसरे शब्द मैंने आपने यहाँ पर प्रयुक्त किया था बहुकोशिकीय या बहुकोशिक। बहु माने अनेक, अर्थात ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि समस्त मनुष्य, जीव जंतु किसमें आते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। तो सूक्ष्मजीव कैसे प्राणी हैं, एक कोशिक प्राणी हैं। जैसे कि जीवाणु है, शैवाल हैं, कुछ प्रोटोजोआ हैं, ये सभी एक कोशिक जीवों की श्रेणी में आते हैं। बहुकोशिक में कुछ शैवाल आती हैं, कुछ कवक आते हैं। अब ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव बर्फीली सतहों पर पाए जाते हैं, शीत ऋतु में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं मरुस्थल में या दलदल में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में या दलदल में पाए जाते हैं। अधिकांश जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो जंतुओं के शरीर के अंदर परपोषी के रूप में रहते हैं। जंतुओं या मनुष्यों के शरीर के अंदर कैसे रहते हैं, परपोषी के अंतर्गत परपोषी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो अकेले भी रहते हैं और कुछ कवक और जीवाणु समूह के रूप में भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार सूक्ष्मजीवों को रहने का ढंग जो होता है, निवास जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। बात आती है इस बात की सूक्ष्मजीव और हम, कि सूक्ष्मजीवों का हमसे क्या संबंध है। सूक्ष्मजीव और हम, देखिए सूक्ष्मजीव जो होते हैं उनकी हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वता होती है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दो तरीके से बात करेंगे, मित्र के रूप में भी और शत्रु के रूप में भी। पहले हम बात करें मित्र के रूप में। यदि मित्र के रूप में जहाँ तक यदि हम बात करें तो सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब सूक्ष्मजीव हमारे लिए महत्वपूर्ण किस प्रकार से होते हैं भाई? महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने के काम में आते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हानि पहुंचाएंगे तो शत्रु की श्रेणी में आ जाएंगे। तो सूक्ष्मजीव हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक होते हैं, जैसे कि दही का जमना है, ब्रेड बनाना है, केक बनाना है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अवशेष जो पदार्थ होते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, जंतु अवशेष हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनका अपघटन करते हैं और अपघटन करा करके खाद का तैयार करते हैं, जैविक खाद बनाते हैं। साथ में ही औषधियां बनाई जाती हैं, कृषि उत्पादन में इनका सहयोग होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इनकी सहायता मिलती है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से यदि अपन देखें तो सूक्ष्म जीवों का हमारे लिए महत्व है, ये हमारे लिए लाभकारी होते हैं। इसी क्रम में सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें दही एवं ब्रेड का बनना। दही एवं ब्रेड का बनना, देखिए हमारे जो दही होता है इस दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों में सबसे जो महत्वपूर्ण जीव आता है वो आता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। पेपर में प्रश्न पूछ भी लेता है कई बार कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है मुख्य रूप से। तो दही में मुख्य रूप से कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। अब जो विद्यार्थी दही का सेवन करते हैं वो सोचते होंगे कि हम जीवाणु को खाते हैं, सोच लेंगे इस बात को कि हम जीवाणु का सेवन कर रहे हैं, जीवाणु खा रहे हैं, लेकिन ये जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। इसलिए ये जीवाणु हमारे कौन श्रेणी में आता है? मित्र श्रेणी में आता है, हमारे लाभ पहुंचा रहा है। इसी प्रकार जीवाणु जो होते हैं पनीर, जिसको हम चीज कहते हैं, अचार एवं अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों के बनाने में ये सूक्ष्मजीव काम में आते हैं। इडली है, डोसा है, या अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो इन हमारी लाभदायक चीज़ों को बनाने के काम आते हैं। जैसे अपन क्या करें, आपने हलवाईगर को देखा होगा कि हलवाईगर जो होते हैं मैदा जो होती है हमारी, उस मैदा को किसी बर्तन में डाल देते हैं और उसमें पानी का घोल बना करके, पानी के साथ घोल बना करके उसको छोड़ देते हैं। कुछ मात्रा में उस मैदे के अंतर्गत यीस्ट पाउडर डाल दिया जाता है। अब यीस्ट जो आता है वो कवक के अंतर्गत आता है। यीस्ट किस में आते हैं? कवक की श्रेणी में आते हैं। और कवक क्या एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है।
तो हलवाईगर क्या करते हैं, हलवाई जो होते हैं वो मैदा में पानी मिला करके और उसमें कुछ मात्रा में यीस्ट पाउडर डाल करके उसका घोल बना करके रख देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि वो मैदा जो होती है वो फूल जाती है, उसमें खमीर उठने लगता है, वो फूल जाती है। वो किस कारण फूलती है, यीस्ट या कवक पाउडर के कारण फूलती है। और उस मैदे की सहायता से फिर हलवाईगर आसानी से जलेबी या अन्य खाद्य पदार्थ बनाने का काम करता है और इसी कवक के कारण ब्रेड, केक आदि फूलते हैं। बात आती है दूसरी कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक महत्व या वाणिज्यिक उपयोग। अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक क्या उपयोग है, वाणिज्यिक उपयोग देखिए, वाणिज्यिक उपयोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा एल्कोहल है, शराब है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो है इनका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। बड़े स्तर पर एल्कोहल का निर्माण, शराब का निर्माण, एसिटिक अम्ल का निर्माण, इन सब का उत्पादन भी सूक्ष्म जीवों के सहयोग के द्वारा किया जाता है। गेहूं है, चावल है, फलों के रस हैं या फिर अन्य प्रकार की जो वस्तु होती हैं इनको यीस्ट के द्वारा एल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। देखिए, अनेक प्रकार की जो वस्तु होती हैं, गुड़ है, जौ है, गेहूं है, चावल है, इनको सड़ा करके, फलों के रस हैं, इनको सड़ा करके, सड़ाना मतलब किण्वन की क्रिया द्वारा, फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा इनसे शराब तैयार की जाती है। बड़ी मात्रा में एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है इनसे। अब वहां पर भी एल्कोहल के उत्पादन में कौन काम में आ रहा है, सूक्ष्म जीव काम में आते हैं। अब अपन जो इन प्राकृतिक वस्तुओं को या प्राकृतिक शर्करा को जो सड़ाने का कार्य करते हैं, प्राकृतिक शर्करा होती है, इसको अपघटन के द्वारा सड़ा करके अपन जो एल्कोहल तैयार कर रहे हैं, शराब तैयार कर रहे हैं, एसिटिक अम्ल उत्पादन कर रहे हैं, ये प्रक्रिया फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। अर्थात चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को, चीनी कहते हैं शर्करा को, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। जिस स्थान से प्रश्न पुटअप होता है, मैं आपको कई बार दोहरा रहा हूं इसको, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। और किण्वन की खोज 1857 में, किण्वन की खोज 1857 में लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। दोबारा सुन लें, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन की खोज 1857 में लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला पॉइंट आता है इसका कि सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व या औषधीय उपयोग। देखिए, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग क्या है। तीसरा है औषधीय उपयोग। देखिए, अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव जो होते हैं, इन सूक्ष्मजीवों से अनेक प्रकार की औषधियां या दवाइयां तैयार की जाती हैं और इन दवाइयों का फिर हमारे लिए उपयोग होता है अनेक प्रकार के रोगों के निवारण में, या फिर अनेक प्रकार के रोगों के निवारण में इन दवाइयों का या औषधियों का उपयोग किया जाता है। हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर हमें अनेक प्रकार की मेडिसिन या दवाइयाँ लिख करके देता है। उन दवाइयों में गोलियाँ, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस या टीके वगैरह होते हैं। डॉक्टर जो हमें दवाइयाँ प्रदान करता है उनमें अधिकांश दवाइयाँ एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होती हैं। कैसी होती हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाइयाँ होती हैं। ये जो प्रतिजैविक दवाइयाँ जो होती हैं, एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं, ये एंटीबायोटिक दवाइयों का उत्पादन अधिकांश या बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों के माध्यम से किया जाता है। ये एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं या प्रतिजैविक जो दवाइयाँ होती हैं, ये इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को
बनती है सूक्ष्म जीवों से हैं और हमारे शरीर में रोग भी सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इन एंटीबायोटिक दवाइयों को हम लेते हैं तो लेने पर ये हमारे शरीर के अंदर जा करके जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है उस सूक्ष्म जीव की वृद्धि को नष्ट कर देती हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं या उस सूक्ष्म जीव को पूर्णतः नष्ट कर देती हैं, जिससे हमारे शरीर में रोग बंद हो जाता है, रोग खत्म हो जाता है। प्रश्न ये आता है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। देखिए, ऐसी औषधियां जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं या उन्हें नष्ट कर देती हैं, प्रतिजैविक कहलाती हैं। प्रतिजैविक कहलाती हैं। तो प्रतिजैविक जो औषधियां होती हैं सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देती हैं या उन सूक्ष्मजीवों को पूर्णतया नष्ट कर देती हैं। प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण या उत्पादन अधिकांश बड़े स्तर पर किया जाता है। मैं सामान्य रूप से यहाँ पर 3 प्रतिजैविक दवाइयों के नाम आपके लिए बता रहा हूं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तीनों प्रतिजैविक दवाइयां हैं। टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीनों के तीनों प्रतिजैविक औषधियां हैं। अब बात करते हैं कि कुछ पशुओं और कुक्कुट मीन्स मुर्गा पालन जो होते हैं, इनके आहार में भी एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं, जिससे पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोका जा सकता है, जिससे इन पशुओं में रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। पशुओं का चारा है, कुक्कुटों का आहार होता है, इनमें भी एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं ताकि इनके शरीर में सूक्ष्म जीवों का संचरण होने से रोक जाए और इनके शरीर में रोग उत्पन्न नहीं हो। कुछ एंटीबायोटिक्स का उपयोग पौधों पर भी रोगों के नियंत्रण में किया जाता है। मनुष्यों में होता है, मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, कुक्कुट और पौधों में भी इसका उपयोग किया जाता है ताकि इनमें रोगों को फैलने से रोका जा सके। अब बात आती है, आपके लिए छोटी सी बात बताता हूं मैं आपके लिए, कि सन 1929 में एक वैज्ञानिक आए थे, सन 1929 में, जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन और प्रयोग किए। एक संवर्धन पर क्या इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग कर करके इन्होंने फफूंद से पेनिसिलिन नामक टीका बनाया। पेनिसिलिन जो इंजेक्शन लगता है। पेपर में प्रश्न आ जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखें, पेनिसिलिन खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोबारा सुन लें, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी या पेनिसिलिन बनाया था। अब यहां पर एक पेपर में प्रश्न बन के आता है कि हमें प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या एंटीबायोटिक दवाई लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो मैं आपके लिए 3 सावधानी यहां पर बता रहा हूं। नंबर 1 बात आती है कि एंटीबायोटिक दवाइयां डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए, अपनी मन मर्जी से कोई दवाई लेनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, प्रतिजैविक दवाइयों का कोर्स पूरा लेना चाहिए।
डॉक्टर से हमें 7 दिन की दवाई देता है तो हमें वो 7 दिन का पूरा कोर्स लेना चाहिए। ये नहीं कि हमें बुखार हो रहा है, हमने 2 दिन दवाई ली, हम सही है कि हमने 5 दिन की दवाई छोड़ दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें 7 दिन का कोर्स डॉक्टर के द्वारा दिया गया है तो हमें वो 7 दिन का कोर्स पूरा लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में से सूक्ष्मजीव पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, सर्दी जुकाम जैसी स्थितियां जब आती हैं तो सर्दी जुकाम जैसी स्थिति में हमें एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सर्दी और जुकाम की कंडीशन में एंटीबायोटिक दवाइयां हमारे शरीर पर कोई असर नहीं करती हैं, उस रोग के निवारण में कोई असर नहीं होता है। यह था अपना आज का चैप्टर। कल यहाँ से आगे बात करते हैं आपसे। धन्यवाद।